पेश खिदमत है कहानी हमजाद का तीसरा हिस्सा। नवाब के गुंडे मेरे घर में दाखिल हो चुके थे, मगर मैं उस वक्त हमजाद को नहीं बुला सकता था, इसलिए कि मैं नापाकी की हालत में था। 15 तंदुरुस्त और तवाना गुंडे थे जिनके हाथों में लाठियां, छुरियां और तलवारें थीं। वो दंदनाते हुए कमरे में घुस पड़े। उनके चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। अभी मैं संभल भी न पाया था कि उनमें से एक ने अपनी लाठी से मुझ पर हमला किया। मैंने झुकाई दी और लाठी मेरे कंधे से फिसलती हुई जमीन पर पड़ी, मगर उसी वक्त दूसरी लाठी मेरे दूसरे कंधे पर पड़ी और मेरे मुंह से एक तवील चीख निकल गई। मैं चीखा, हमजाद मुझे बचाओ, बचाओ मुझे हमजाद। मगर जाहिर है मेरा चीखना चिल्लाना बेसूद था। उस वक्त हमजाद मेरी किसी तरह भी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए कि मैं नापाक था। मेरे और हमजाद के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था कि मैं उसे हमेशा पाक होने की सूरत में तलब कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त इतना होश किसे था? मुझे तो अपनी जान बचाने की फिक्र थी। अचानक ही एक लम्हे में मेरे जहन में तेजी से यह ख्याल आया कि अगर मैं इस वक्त पाक हो जाऊं, गुस्ल कर लूं, तो फिर मैं हमजाद को बुला सकता हूं। यही सोचकर मैं एक मर्तबा बिजली की तरह कूद कर उनकी गिरफ्त से निकल गया। मुझे नहीं मालूम उस वक्त मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। मैं समझता हूं कि मौत का खौफ बुज़दिल से बुज़दिल और कमजोर से कमजोर आदमी को एक मर्तबा जरूर निडर और बहादुर बना देता है। शायद यही सबब था कि मैं जख्मी होने के बावजूद कमरे से भागकर सहन में पहुंचने में कामयाब हो गया। सामने घड़ोची थी, मगर घड़ोची पर नजर पड़ते ही मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी पड़ गया, क्योंकि तमाम घड़े तोड़े जा चुके थे। इसी अरसे में मेरे कातिल भी सहन तक पहुंच चुके थे। मौत मेरे सामने थी, वो तादाद में मुझसे ज्यादा, मैं निहत्था और अकेला। उसी लम्हे किसी ने मेरे पहलू पर अपने खंजर से वार किया। मेरे पहलू में जैसे आग सी भड़क गई हो। मैं दर्द और तकलीफ से चीख उठा। एक मर्तबा मैं फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमजाद हमजाद। और उसी लम्हे मेरी नजर सामने पड़े हुए एक टूटे हुए घड़े पर पड़ी, जिसमें कुछ पानी अभी बाकी था। मैंने चीखते हुए अचानक उस टूटे घड़े का पानी अपने सर पर डाल लिया, जिससे सिर्फ मेरा सर और चेहरा ही मुश्किल भीग सका। और उसी लम्हे किसी ने तलवार की एक ही ज़रब से मेरी गर्दन उड़ा दी। मेरा सर कटकर दूर जा गिरा। और फिर आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो ये था कि कई तलवारें मेरे कटे हुए तड़पते हुए जिस्म में उतर गई। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरा कटा हुआ सर फिजा में बुलंद होता जा रहा है और कातिल हैरत से मेरे मुंह को बुलंद होते हुए देख रहे थे। मेरी कटी हुई गर्दन से अभी तक खून बह बह कर फिजा में गिर रहा था। मैं उस वक्त नाकाबिले बयान कर्बो-अज़ियत में मुब्तला था। मैंने अपनी आंखें खोली। बदायूं की कच्ची कच्ची इमारतें मुझे बहुत नीचे नजर आ रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ? आखिर ये सब क्या है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे जहन में तरह तरह के सवालात गर्दिश कर रहे थे। फिर इमारतें अपने नजदीक आती महसूस होने लगी। जब मेरा सर काफी नीचे आ गया तो मैंने आंखें खोल कर देखा। बदायूं शहर से बाहर एक वीरान खानकाह थी। मेरा सर एक शिकस्ता दीवार पर आकर रुक गया। अब किसी कदर उजाला फैलने लगा था। मुझे उसी वक्त अपने हमजाद का ख्याल आया और फिर दूसरे ही लम्हे वो मेरे सामने खड़ा था, परेशान परेशान, उलझा उलझा सा। वो बोला, बहुत बुरा हुआ आका, ये आपने क्या किया? क्या मैं जिंदा हूं? मैंने बमुश्किल उससे सवाल किया। हाँ मेरे आका, आप जिंदा हैं, इसलिए कि आपकी रूह यानी जिंदा है। लेकिन वो कहते कहते रुक गया। कहो उससे, डरो मत। मैं क्या सोचूंगा अब इससे ज्यादा, और क्या होगा कि मुझे तुम्हारे होते हुए कत्ल कर दिया गया। लेकिन आका, आप शायद ये भूल गए थे कि मैं एक रूह हूं और रूह पाक होती है। मैंने रोजे अव्वल ही आपको आगाह कर दिया था कि मैं नापाकी की हालत में आपके तलब करने के बावजूद नहीं आऊंगा। हमजाद ने बड़े दुख के साथ कहा। फिर बोला, उधर देखिए, गौर से देखिए, मैं भी लहू लुहान हूं। अगर वो आपको पूरे तौर पर नापाकी की हालत में कत्ल कर चुके होते तो मैं भी ना होता। क्या आप नहीं देखते कि मेरे पास भी अब सिर्फ सर रह गया है? वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने सर और चेहरे को पाक कर लिया और मैं उसी वक्त आपका सर ले उड़ा। अब मैं तमाम का तमाम सिर्फ चेहरे और सर में सिमटाया हूँ। मैं अधूरा हूँ, आप भी अधूरे हैं। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। आज से पहले मैंने कभी उसके चेहरे पर इतना दुख और मलाल नहीं देखा था। अब क्या होगा हमजाद, कुछ तो बताओ। क्या हम और तुम अधूरे ही रहेंगे? क्या ये नहीं हो सकता कि मेरा बाकी जिस्म मुझे मिल जाए? मैंने पूछा। बेकार है, उस जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो कतई नकारा हो चुका है। मगर अब भी बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ आपकी हिम्मत पर है। सारा दारोमदार इसी पर है। मैंने पूछा, बताओ क्या हो सकता है? अब भी क्या क्या कुव्वतें मौजूद हैं तुम में? मैंने बेसब्री से पूछा। आपको किसी नौजवान का जिस्म हासिल करना होगा जिसके साथ आपका सर लग सके। जिस दिन ये काम मुकम्मल हो गया मेरी सारी ताकतें वापस आ जाएंगी। आप इस तरह समझ लीजिए कि जिस्म मेरे लिए घर है और मैं रूह हूं। मुझे अपना घर चाहिए, लेकिन मैं खुद इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता और आपको भी इस मामले में किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारे ख्याल में मेरी मदद कौन कर सकता है? मैंने पूछा। आपको शायद वो पहली वाली लड़की याद हो जिसका नाम रजिया था।
मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी और शायद अब तक उसके सीने में आपकी मोहब्बत की चिंगारियां मौजूद हैं। वो आपके एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। उसने शादी नहीं की, उसे आज भी आपका इंतजार है। उसे यकीन है कि आप कभी ना कभी उसे जरूर मिलेंगे। उसके हालात जहां तक मेरे इल्म में है कि जिस लड़के के साथ उसकी मंगनी हुई थी वो लड़का उससे मोहब्बत करता था और अब भी उसी तरह रजिया को चाहता है। उसने शादी भी नहीं की, उसका नाम अख्तर है, रजिया का मामूजात भाई है। बचपन ही से वो रजिया को चाहता है। रजिया भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने उस पर न जाने क्या जादू कर दिया कि वो अख्तर को भुलाकर आपकी हो गई और अभी तक आपकी है। अगर वो किसी तरह आपकी मोहब्बत से मजबूर होकर अख्तर को कत्ल कर दे तो उसका बाकी जिस्म आप अपना सकते हैं। रजिया को इस पर राजी करना आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरे बस में नहीं है। हमजाद ने तफसील से मुझे सब कुछ बता दिया। जिंदगी की एक सूरत पैदा हो रही थी। आदमी कितना खुदगर्ज और कमीना होता है, इस बात का अंदाजा मेरे इस वक्त कौन कर सकता था। मेरे उस वक्त के ख्यालात से किया जा सकता था इस बात का बखूबी अंदाजा कि मैं हमजाद की ये बात सुनकर इस बात पर आमादा हो गया कि एक बेगुनाह को मौत के घाट उतारकर अपनी जिंदगी का सामान पैदा कर लूं। मैंने ये सब सोचकर हमजाद से एक और सवाल किया, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मैं रजिया तक पहुंचूंगा किस तरह। ये जिम्मेदारी मेरी है, बल्कि जब तक आप अपना जिस्म हासिल नहीं कर लेते मैं आपके साथ साथ हूँ, हमजाद ने तसल्ली देते हुए कहा। फिर रजिया के घर कब जाने का इरादा है? आज आधी रात के वक्त मैं आपको वहां ले जाऊंगा, बल्कि आपके सर को ले जाऊंगा। उसे शीशे में उतारने की जिम्मेदारी आपकी है, हमजाद बोला। और अपने कत्ल की दूसरी रात मैं फिर बदायूं में दाखिल हो रहा था। जिस वक्त मेरा सर अपनी हवेली के ऊपर से गुजर रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए। कल तक ये हवेली जिंदगी से भरपूर थी और आज इसी हवेली पर वहशत बरस रही थी। हम जल्द ही रजिया के घर तक पहुंच गए। मेरा सर इस वक्त फिजा में तैर रहा था। रजिया हमें जल्द ही मिल गई। वो एक अलग कमरे में सोई हुई थी। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। मैं कमरे की खिड़की में मोल्लक हो गया। वो महवे ख्वाब थी और उसके पहलू में एक मासूम बच्चा भी सो रहा था। ये बच्चा यकीनन मेरा है। मैंने सोचा वो इसे सीने से लगाए बड़ी मासूमियत से नींद की आगोश में थी। उसकी बड़ी बड़ी लंबी जुल्फें उसके चेहरे के इधर उधर बिखरी हुई थी, जैसे चांद बदलियों में आज भी पहले की तरह हसीन लग रहा था। काश मैं जिंदगी भर से इसी तरह देखता रहूं, मैं सोच रहा था। यही तो वो वाहिद लड़की है जिसने मुझे अभी तक नहीं बुलाया। रजिया, रजिया, मैंने उसे आवाज दी। चंद लम्हों बाद ही उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसकी नजर मेरे कटे हुए सर पर पड़ी वो एकदम चीख मारकर बेहोश हो गई। उसकी तवील चीख से सारी हवेली गूंज उठी। मैंने देखा कि उसकी चीख से बच्चा भी जाग कर रोने लगा है। हवेली में जाग हो गई और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें। हमजाद ने कहा, इससे पहले कि कोई आपको देख ले यहां से निकल चलिए। उसके साथ ही एक मर्तबा फिर मेरा सर फिजा में बुलंद होने लगा और चंद ही लम्हों में हम बदायूं से बाहर निकलकर उस वीरान खानका में पहुंच गए। मैंने वहां पहुंचते ही हमजाद से कहा, तुम फौरन जाकर मालूम करो कि उसे होश आया या नहीं। मैं तो ये भूल ही गया था कि इस हालत में मुझे देखकर वो यकीनन खौफजदा हो जाएगी। तुम उसकी खैरियत की खबर लेकर आओ। हमजाद मुझसे रुखसत होकर चला गया। इधर हमजाद मुझसे रुखसत हुआ, उधर मैं अपने ख्यालों में खो गया और उस वक्त चौंका जब मुझे अपने करीबी एक फनकार सुनाई दी। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उस वक्त मैं खानका की अंदरूनी शिकस्ता कोठड़ी में था। जाहिर है कि मेरे हाथ पांव न थे, बकिया जिस्म भी न था जो मैं कहीं चल फिर सकता। और उस वक्त हमजाद भी मेरे पास नहीं था। ये फनकार हकीकतन किसी सांप की हो सकती थी। मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने अपने चेहरे पर कुछ लजलजाहट सी महसूस की और मैं कांप कर रह गया। सांप मेरे चेहरे पर रेंग रहा था और किसी भी लम्हे मुझे डस सकता था। मैंने सोचा था कि सांप मेरे सर से गुजरकर किसी और तरफ निकल जाए, मगर खिलाफे तवक्को सांप मेरे चेहरे के इर्द गिर्द कुंडली मारकर बैठ गया। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो सांप ही है। यह सूरत हाल यकीनन खतरनाक थी। मैंने दूसरे ही लम्हे हमजाद का तस्वुर किया। वो फौरन हाजिर हो गया और उससे पहले कि मैं उसे सूरत हाल से आगाह करता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे चेहरे से बल खुलते जा रहे हैं। चंद ही लम्हों में मैं सांप की गिरफ्त से आजाद था। हैरत अंगेज बात यह थी कि सांप ने मुझे डसा नहीं था। ये तुम मुझे किस खतरनाक जगह पर ले आए हो? मैंने हमजाद पर बरम होकर कहा। अगर तुम्हें कुछ देर हो जाती तो यकीनन वो मुझे डस लेता, मगर आका इसमें मेरा क्या कसूर है? जानवर तो हर जगह मौजूद होते हैं। वैसे अब यहाँ सिर्फ उस सांप की मादा रह गई है और कोई जानवर उसके अलावा यहाँ नहीं। अब उस मादा को मारना बेहद जरूरी है, वरना वो सख्त इंतकाम लेगी। ये कहकर हमजाद ने उस कोठरी के कोने में एक बिल की तरफ देखा
और न जाने क्या पड़ा कि दूसरे ही लम्हे उस बिल से मुझे एक सांप का सर निकलते हुए दिखाई दिया। उसके साथ ही मैंने देखा एक सुर्ख रोशनी सी उसकी तरफ लपकी और दूसरे ही लम्हे वो सांप कोठड़ी के फर्श पर बुरी तरह तड़प रहा था। उसके सारे जिस्म में आग लगी हुई थी। ये बहुत जरूरी था मेरे आका। मैं हमजाद की आवाज सुनकर चौंका, वरना ये मादा आपसे इंतकाम लेती। अब आप यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, खैर ये सब तो जो कुछ हुआ वो ठीक था, मगर मैंने तुम्हें जिस गर्ज से भेजा था उसका क्या बना? रजिया बदस्तूर बेहोश है, मगर कुछ ऐसी ज्यादा फिक्र की बात नहीं। रजिया के घर के करीब हकीम सराजुद्दीन रहते हैं। रजिया के वालिद उन्हें बुलाने गए हैं। हमजाद ने मुझे तसल्ली दी, फिर कुछ लम्हे रुक कर बोला, लेकिन इस तरह तो काम बिगड़ने का खतरा है। पहली बात तो यह है कि अगर रजिया ने अपने घर वालों को यह बता दिया कि उसने आपका सर कटा हुआ देखा तो ये बात खतरनाक है। और दूसरी बात यह कि अगर वो दोबारा भी आपका कटा हुआ सर देखकर बेहोश हो गई तो मामला किस तरह बनेगा? तुम्हारी पहली बात का जवाब तो यह है कि अगर रजिया ने होश में आने के बाद मेरे बारे में लोगों को बताया भी तो लोग सिर्फ उसका वहम समझेंगे। मुझे यकीन है कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और रहा तुम्हारा दूसरा सवाल, तो मैं समझता हूं कि 2-1 मर्तबा कोशिश के बाद उसके दिल से किसी कदर खौफ निकल जाएगा और फिर मैं उससे अपने मकसद की बात कर सकता हूं। मैं और हमजाद सुबह तक तरह तरह के मशवरे आपस में करते रहे और तय ये पाया कि आइंदा आने वाली रात को रजिया के पास सिर्फ हमजाद जाएगा, मैं नहीं। हमजाद उसे नजर नहीं आएगा, बल्कि वो हमजाद की सिर्फ बात सुन सकेगी, उसकी आवाज सुनेगी और हमजाद उसे बता देगा कि मुझसे डरने की वजह कोई नहीं और ये कि मैं उससे कुछ अहम बात करना चाहता हूँ। दूसरी रात हमजाद को गए हुए काफी देर हो चुकी थी और मैं बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। मुझ पर एक एक पल दूबर हो रहा था। आखिर वो सुबह के करीब वापस हुआ। उसने आते ही मुझे खुशखबरी सुनाई कि उसने रजिया को इस बात पर आमादा कर लिया है कि वो मुझसे बात करे। हमजाद ने मुझे बताया कि रजिया को उसने बमुश्किल इस बात पर तैयार किया है। रजिया लातादाद सवालों का जवाब चाहती है, जिसके लिए मैंने कह दिया कि आप खुद उनके बातों का जवाब देंगे। उसने मुझे बताया कि उसने अपने होश में आने के बाद लोगों को सब कुछ बता दिया कि उसे क्या नजर आया, मगर जैसा आपने कहा था कि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, जिससे वो बहुत रंजीदा हुई। हमजाद ने तमाम बातें मुझे तफसील से बताईं। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता जब मेरा कटा हुआ सर रजिया से पहली मर्तबा हम कलाम हुआ। पहले पहल मैंने उसके चेहरे पर खौफ के आसार देखे, मगर रफ्ता रफ्ता वो मुझसे मानूस हो गई। मैं उससे कह रहा था, रजिया तुम जानती हो कि मैं एक और ही दुनिया का फर्द हूँ, जिसका खालिक और मखलूक दोनों मैं हूँ, लेकिन इस बदकिस्मत लम्हे को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जब अपनी दुनिया का हिसार तोड़कर तुम्हारी दुनिया में दाखिल हुआ, उसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। मैंने अपने लिए दुनिया की हसीन तरीन लड़की का इंतखाब किया और वो तुम थी। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था और आज भी चाहता हूँ। अब से तकरीबन साल पहले जब मैं तुम्हें एक रात अपनी दुनिया में ले जाने के लिए तुम्हारी दुनिया में दाखिल हो रहा था, तो तुम्हारी दुनिया की कुछ नादीदा और पुरस्रार ताकतों ने मुझे तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने से रोक दिया। मुझे एहतराफ है कि तुम्हारी दुनिया का खुदा मुझसे ज्यादा ताकतवर और बाख्तियार है, जिसने मुझे तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने से रोक दिया। उसने मेरे पीछे अपनी पुरस्रार कुव्वतें लगाईं ताकि मैं फिर कभी अपनी दुनिया से निकलकर उसकी दुनिया में दाखिल ना हो सकूं। मैं तुमसे जुदा कर दिया गया। ये जुदाई मेरे लिए अजियतनाक थी। मैं किसी तरह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नतीजा ये कि मैं तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने के लिए बराबर कोशिशें करता रहा और आखिर एक दिन अपने इस इरादे में कामयाब हो गया, मगर उसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। उन नादीदा कुव्वतों ने मुझे कत्ल कर दिया, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और किसी तरह मैं उनसे अपना सर बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। तुम जानती हो कि मुझे मौत नहीं है। मैं हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ हूँ, जिसका सबूत ये मेरा कटा हुआ सर है। मगर रजिया, क्या तुम अब भी मुझे चाहती हो? इस तरह मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू तैर रहे थे। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ इसका अंदाजा शायद तुम ना लगा सको। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, मगर ये बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे बाद मैंने भी बहुत से दुख झेले हैं, इतने अजाब, इतने दुख। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे सब कुछ मालूम है रजिया, सब कुछ, लेकिन याद रखो कि हमारी मोहब्बत सच्ची है और यकीनन सच्ची है, वरना इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी हम ना मिलते। तो सुनो, हमारी मोहब्बत अजीम और लफानी है, हमें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा। अब तुम मेरे पास रहोगी, मेरी अपनी दुनिया में, जहाँ सिर्फ मैं और तुम। मगर नहीं, मेरा बेटा भी होगा। मैं तुम्हें लफानी कर दूंगा, मैं तुम्हें आबे हयात पिला दूंगा और फिर तुम्हें हमेशा जिंदा रहना होगा और मेरा बेटा भी। मैं रजिया को पूरी तरह अपने जाल में फंसा रहा था, उसे एक और ही दुनिया के ख्वाब दिखाकर अपने इत्मीनान में ले रहा था और मुझे अंदाजा था कि वो मेरी बातों से मुतासिर हो रही है।
वो इस वक्त कुछ सोच रही थी। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी फैली थी और मैं फिजा में मौलिक उससे कुछ फासले पर मौजूद था। बच्चा सो रहा था और रजिया अपनी चारपाई से पांव लटकाए मुझे देख रही थी। फिर अचानक बोली, मगर ये सब कुछ किस तरह होगा? क्या वो पुरस्कार कुव्वतें जिन्होंने तुम्हें कत्ल कर दिया है वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगी? तुम ठीक कहती हो। अगर मैं इसी वक्त इसी हालत में तुम्हें ले जाना चाहूं तो ये नामुमकिन है। उसके लिए एक और बड़े मुश्किल मरहले से गुजरना जरूरी है। लेकिन रजिया, मेरी जिंदगी, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं इस इम्तिहान से बाखूबी गुजर सकता हूँ और तुम्हारी दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में जाने के लिए मुझे अपनी पूरी कुव्वतें इस्तेमाल करना होंगी। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे एक नौजवान जिस्म चाहिए जिसके साथ मैं अपना सर जोड़ सकूं। इसी तरह मेरी तकमील हो जाएगी और मेरी सारी पुरस्कार ताकतें भी वापस आ जाएंगी। फिर मैं बहुत आसानी से तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा और ये काम तुम मेरे लिए करोगी। आखिरकार मैंने मतलब की बात कह ही दी। क्या मतलब? मैं जवान जिस्म कहां से लाऊंगी? मैं समझी नहीं। रजिया मेरी बात सुनकर हैरत ज़दा और हकलाने लगी। मैं बताता हूं तुम्हें, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, लेकिन इसी हालत में बगैर तुम्हारी मदद के मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इसमें हम दोनों की भलाई है। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उस पर अमल करती रहो, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। मैंने देखा कि वो अजीब नजरों से मुझे देख रही है। मैंने फिर कहा, बोलो, क्या तुम इस पर आमादा हो? और अगर नहीं तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं क्यों जिंदा हूं? किसके लिए जिंदा हूं? मैंने बमुश्किल अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा। हस्बे तवक्को मेरे आंसुओं का उस पर असर हुआ तो वो बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मोहब्बत तुमसे की है इतनी किसी से भी नहीं की। उसकी आवाज जज्बात से कांपने लगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी जिंदगी। तुम्हारी मोहब्बत काबिले परस्तिश है। मैंने खुश होकर कहा, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? रजिया ने कहा। अब उसकी आवाज में भरपूर अज़म था, जैसे उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया हो। तुम्हें अख्तर को कत्ल करना होगा। मैंने अचानक वो बात कह दी जो इंतहाई खतरनाक थी। वो तकरीबन चीख कर बोली, क्या? आहिस्ता बोलो, कोई जाग जाएगा। अपने ऊपर काबू रखो और मेरी बात तवज्जो से सुनो। मैंने देखा कि रजिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उससे ये काम लूंगा। वो गुमसुम बैठी मेरी बातें सुनती रही। मैं कह रहा था, मेरी पुरस्कार ताकतों ने मुझे बताया कि अख्तर तुमसे अब भी मोहब्बत करता है और इसीलिए उसने अब तक किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं की। अगर तुम अब भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो तो वो तुमसे करीब हो सकता है। और मैं इतना ही कह पाया था कि उसने मेरी बात काट दी। नहीं, मैं अख्तर से मोहब्बत नहीं करती, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, ये मुझे भी मालूम है। ये बिल्कुल सच है। तुम्हें वक्ती तौर पर सिर्फ उससे झूठी मोहब्बत करनी पड़ेगी और जब उसे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन आने लगे तो तुम उससे तन्हाइयों में मिलोगी। तुम अपने घर वालों पर भी यही जाहिर करोगी कि तुम एक मर्तबा फिर अख्तर से करीब हो गई हो और बहुत जल्द उससे शादी कर लोगी। जाहिर है तुम्हारे घर वालों को उस पर क्या एतराज हो सकता है? वो तो खुद ये चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और फिर अख्तर तो तुम्हारा मंगेतर है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ समझ रही हूँ, रजिया ने कहा। और जब अख्तर पूरी तरह तुम पर एतमाद करने लगे, तुमसे तन्हाइयों में मिलने लगे, तो एक दिन मौका पाकर उसे कत्ल कर दो। खंजर तुम्हें मैं दे दूंगा। तुम्हें उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग करनी होगी। जैसे ही उसका सर उसके जिस्म से अलहदा होगा, मैं अपना कटा हुआ सर उसके बदन से जोड़ लूंगा और फिर उसी वक्त हम ये दुनिया छोड़कर अपनी दुनिया में चले जाएंगे। कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए मेरी आवाज तुम्हारे साथ होगी, जिसे सिर्फ तुम सुन सकोगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो? काफी पसोपेश के बाद रजिया इस खतरनाक काम पर तैयार हो गई। सुबह के करीब जब मैं हमजाद के हमरा फिजाओं में तैरता हुआ खानका की तरफ जा रहा था तो बहुत खुश था कि मुझे अब जिस्म मिल जाएगा, मेरी तकमील हो जाएगी, मैं एक मरतबा फिर जिंदगी की नेमतों से मालामाल हो जाऊंगा। मैं सोच रहा था और नीचे, बहुत नीचे, शहर की इमारतें सुबह के नूर से जगमगाने लगी थीं। रजिया ने मेरी बात तो मान ली, मगर अभी तक वो पूरी तरह खुद को अख्तर के कत्ल पर आमादा नहीं कर पाई थी। जाहिर है कि जज्बाती फैसले ज्यादा पायदार नहीं होते। जब जज्बात का तूफान गुजर जाता है तो ये फैसले बदल जाते हैं। इसलिए जरूरी था कि रजिया को ज़हनी तौर पर उस कत्ल के लिए आमादा करने के लिए उससे मजीद मुलाकातें की जाती। चनाचे मुलाकातें जारी रहीं। रजिया से मिलते हुए शायद चौथी रात थी। मुझे उससे बातें करते हुए तकरीबन पूरी रात गुजर चुकी थी और सुबह के आसार नमूदार होने लगे थे। इस दौरान हमजाद ने कई मरतबा मुझे वापसी के लिए कहा ताकि पूरी तरह उजाला फैलने से पहले हम अपने ठिकाने की तरफ लौट सकें।
मगर मैं रजिया की बातों में इस तरह गुम था कि मैंने हमजाद की तरफ ज्यादा तवज्जो न दी। और जब उजाला पूरी तरह फैल गया तो मुझे होश आया, पूरा शहर जाग चुका था। मैंने रजिया से इजाजत चाही। अभी मैं और हमजाद हवेली से कुछ दूर ही निकले होंगे कि मेरी नजरें नीचे शहर पर पड़ी। लोग सड़कों और गलियों में जमा थे और आसमान की तरफ उंगलियां उठा उठा कर कुछ इशारा कर रहे थे। मेरा माथा ठनका तो मुझे देख लिया गया। ऐन उसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरा सर बुलंद से बुलंद होता जा रहा है। मैंने नीचे नजरें दौड़ाई तो वहां सिवाय खला के कुछ नहीं था। जीता जागता शहर मेरी नजरों से ओझल हो चुका था। फिर अचानक मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मैं अब तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। क्या हमजाद ने मुझे खला में छोड़ दिया? इस ख्याल के साथ ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मेरे हवास ने जवाब दे दिया। दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उस कदीम और शिकस्ता खानकाह में पाया। मैं जिंदा हूं, मैं बच गया। मेरे वसवसे फजूल थे। उसी वक्त मेरे जहन में अजीब से मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे। बहुत कम वक्त में मैं एक बहुत बड़े हादसे से दो चार हुआ था। इससे कबल मेरे तजुर्बे में नहीं आया था। मैंने अपने कटे हुए सर को खानकाह के बड़े ताक में रखा पाया। मेरा वजूद अब सिर्फ यही कटा हुआ सर था। मैंने चारों तरफ देखा, खानकाह दूर दूर तक वीरान थी। वही उदासी और वीरानी शायद उस जगह का मुकद्दर बन चुकी थी। हालांकि अब पूरी तरह दिन निकल आया था। सूरज की किरणें खानकाह की टूटी हुई छत के एक बड़े शगाफ से गुजरकर सामने नीम पुख्ता फर्श पर पड़ रही थी और दूर नजदीक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हमजाद भी गायब था। मैंने भी उसके बारे में ख्याल ही किया था कि वो आ गया और उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो खुद बोल पड़ा। आप आज सुबह बेहोश हो गए थे। मुझे मालूम है कि आपके लिए इतना तवील सफर खतरनाक है, मगर उस वक्त मजबूरी थी। मैं चाहता था कि आपका कटा हुआ सर जल्दी से जल्दी लोगों की नजरों से गायब हो जाए। मैं इस वक्त शहर से आ रहा हूँ, वहां लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपका कटा हुआ सर आसमान में बुलंद होते देख लिया। उनमें से बहुत से आपको पहचानते भी हैं। आपके कत्ल के बाद जो हालात पेश आए हैं, मैंने उनके बारे में भी तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। आपको कत्ल करने वाले नवाब के गुंडे ही थे, मगर जिस तरह वो रात की तारीकी में आए थे उसी तरह वापस चले गए और किसी को कानो कान खबर तक न हो सकी कि आपको किसने कत्ल किया है। वो पुलिस की दस्तरस से भी महफूज रहे। आपकी टुकड़े टुकड़े लाश शनाख्त कर ली गई। आपके कत्ल के कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई। अफसोसनाक बात यह है कि उस रात जो लड़की आपके पास थी वो कोतवाल की लड़की अमीना थी। हमजाद की बातें सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। उसने मेरे चेहरे के तासुरात देकर कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये वाकई बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुदरत जो करती है बेहतर करती है। एक तरह ये बात हमारे हक में हो गई, इसलिए कि कोतवाल ने अपनी बदनामी के सबब तमाम वाक़े को दबा दिया और आम लोगों तक ये बात ना पहुंच पाई। लड़की ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया जो आपने उससे कहा था। कोतवाल ये सब कुछ सुनकर इस हद तक पागल हुआ है कि उसने आपके जिस्म को अपने पैरों से रौंदा। जाहिर है कि वो इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है और गालिबन इसीलिए उसने आपके कातलों की तलाश भी जरूरी ना समझी। उसने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा कि जब वो आपकी हवेली में पहुंचा तो उसे वहां सिर्फ आपकी सर कटी हुई लाश मिली। लड़की की वहां मौजूदगी को उसने रिपोर्ट से कतई गायब कर दिया। उसने पूरी हवेली छान मारी कि आपका कटा हुआ सर उसे कहीं मिल जाए, मगर जाहिर है कैसे मिलता। नवाब के गुंडों ने भी नवाब को इस बात से आगाह नहीं किया कि उन्होंने आपका सर फिजा में बुलंद होते देखा था। शायद उसकी वजह यह रही हो कि गुंडे खुद इस हैरत अंगेज वाक़े से खौफजदा हों और इसकी तशहीरबाजी ना करना चाहते हों। उन्होंने नवाब को सिर्फ इतना बताया कि वो आपको कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो गए। आपके सर की गुमशुदगी भी पुलिस के लिए मुहिमा बनी थी, लेकिन आज सुबह के बाद फिर एक मर्तबा शहर में बेचैनी सी है और अब पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि इन हालात के पसे पुश्त कुछ पुरस्रार वाक़यात हैं जो उनके इल्म में नहीं। ये खबर रजिया तक भी पहुंच चुकी। वो सख्त उलझन में मुब्तला है कि लोग आपके सर को शेख करामत का सर क्यों कहते हैं। उसे 100% यकीन है कि जो सर लोगों ने फिजा में बुलंद होते देखा वो आपका ही है। कोतवाल शहर भी परेशान और खौफजदा नजर आता है। उसने खुद भी आपके सर की एक झलक देख ली है। अब उसे इस बात का खदशा है कि कहीं आप अपने जिस्म की बेहरुमती का बदला उससे ना लें। वो आपकी पुरस्रार ताकतों से तो पहले ही मरूब था। इन हालात में तो और भी उसके आसान खता हो गए। ये तमाम बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। हालात बहुत तेजी से नए नए रुख इख्तियार कर रहे थे और अब कोई भी गैर मोहतात अमल मेरे लिए तबाही का बायस हो सकता था, क्योंकि हमजाद मुझे बता ही चुका था कि अब वो हालात में मेरी कुछ मदद नहीं कर सकेगा। मेरा वजूद एक बेजिस्म का सर, यही तो अब मेरा सारा वजूद रह गया था और इस वजूद की तकमील के लिए अभी मुझे बहुत सी मंजिलों से गुजरना था। सब कुछ मेरे लिए नया नया सा था। जिन हालात से मैं दो चार था वो कभी कभी मुझे सोचने पर मजबूर कर देते कि ये सब कुछ हकीकत नहीं, सिर्फ एक भयानक ख्वाब है। मगर जब मैं अपने कटे हुए सर को देखता तो मुझे मजबूरन इन पुरस्रार हकीकतों पर यकीन करना पड़ता।
अब सबसे बड़ी फिक्र मुझे इस बात की थी कि मैं शहर किस तरह जाऊंगा। लोग मुझे देख चुके हैं, इधर रजिया से मिलते रहना भी उतना ही जरूरी था। इस पर मेरे मुस्तकबिल का दारोमदार था। अगर रजिया गड़बड़ा गई, उसका इरादा बदल गया, ख्याल बदल गया, उसने अख्तर को कत्ल ना किया तो क्या होगा? मुझे जिस्म कैसे मिलेगा? मैं कब तक अधूरा रहूंगा? इन तमाम वसवसों और ख्यालों ने मुझे चकरा दिया। मैं बहुत देर तक अपने ख्यालों में खोया रहा। आखिरकार मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने हमजाद से कहा, मैं आइंदा तुम्हारे साथ शहर नहीं जाऊंगा। तुम खुद रजिया से मिलोगे और उसके दिल से वो तमाम खदशात दूर करने की कोशिश करोगे जो उसे अख्तर के कत्ल से रोकने की कोशिश करें। तुम कोशिश करो कि रजिया को किसी तरह यकीन आ जाए कि लोगों ने जो सर देखा वो हरगिज़ शेख करामत का नहीं था। ये इसलिए जरूरी है कि रजिया इन तमाम बातों को झूठ ना समझे जो मैं तुमसे इससे पेशतर उससे कर चुका हूँ, यानी ये कि मैं किसी और ही दुनिया का फर्द हूँ। अगर उसे यकीन हो गया कि ये सर शेख करामत का था तो शायद वो अख्तर को कत्ल करने पर आमादा ना हो। वो अख्तर के कत्ल पर सिर्फ इसलिए तैयार हुई है कि उसे यकीन है कि मैं कत्ल के बाद उसे बाहिफाजत यहाँ से निकालकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। और इस बात से तो तुम वाकिफ ही हो कि ऐसी कोई दुनिया वजूद नहीं रखती। हर वक्त साए की तरह रजिया के साथ लगा रहना है ताकि उसके कदम किसी मरहले पर डगमगा ना जाएं। आखिर वो एक लड़की ही तो है। कदम कदम पर उसे तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत होगी। लेकिन एक बात से मैं डरता हूँ कि इस उजाड़ और वीरान खानकाह में कभी भी किसी हादसे से दो चार हो सकता हूँ। ना मालूम क्यों मुझे ये ख्याल सा है कि मैं तुम्हारे बगैर तन्हा यहाँ नहीं रह सकता। दूसरा ये कि मैं हालात से बाखबर रहना चाहता हूँ। मैंने अगर तुम्हें जल्द तलब किया तो मुमकिन है इससे काम बिगड़ने का खतरा हो। तुम मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन है कि मैं हालात से बाखबर रह सकूं? वो कहने लगा, हाँ मुमकिन है। अभी मैं इतना लाचार और मजबूर नहीं हुआ कि ये जरा सी मुश्किल भी हल ना कर सकूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मैं हर वक्त आपके पास मौजूद रह सकूं। हमजाद ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम इस वक्त तक रजिया के पास रहो जब तक वो काम ना हो जाए जिस पर मेरी जिंदगी का दारोमदार है। मगर सूरत क्या होगी कि मैं यहाँ रहते हुए तमाम हालात से बाखबर रह सकूंगा? इधर मेरी आंखों में देखिए, हमजाद बोला। और उसके बाद जैसे ही मेरी नजरें उससे मिले, मुझे महसूस हुआ कि एक दूधिया रोशनी हमजाद की आंखों से निकलकर मेरी आंखों में मुंतकिल हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि बर्फ की दो ठंडी सुलाखें मेरी आंखों में उतर गईं। कुछ देर के लिए मेरी बिनाई कती जाती रही। मैंने घबराकर जल्दी पलकें झपकाईं। कुछ देर में मेरी हालत मामूल पर आ गई और मुझे हमजाद का मुस्कुराता चेहरा नजर आने लगा। ये क्या था? ये दूधिया रोशनी कैसी थी? मैंने हमजाद से पूछा। यही वो पुरस्रार ताकत है जिससे आप यहाँ रहकर भी हजारों मील दूर के वाकयात देख सकते हैं और मैं भी वहां रहकर आपसे बात कर सकूंगा। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे ख्याल भी न था कि इन हालात में भी मुझे इतनी बड़ी और पुरस्रार कुव्वत हासिल हो सकती है। मगर ये सब कुछ कैसे होगा? मैंने हमजाद से सवाल किया। उसने बताया कि उसके लिए मुझे सिर्फ इस जगह या उस वजूद का तस्वुर करना होगा जिसे मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे जहन से एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। कुछ देर बाद ही हमजाद मुझसे रुखसत होकर रजिया के पास चला गया। उसके जाते ही मुझे उस पुरस्रार कुव्वत के आजमाने का ख्याल आया। मैंने हमजाद का तस्वुर किया। मुझे अपने आंखों के सामने बदायूं नजर आया जिसकी इमारतों के दरमियान हमजाद का सर फिजा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हमजाद जिसे देखने की सलाहियत सिर्फ मुझे हासिल थी। हमजाद फिजा में बहते बहते अचानक रुक गया। उसका चेहरा मेरे रूबरू था। हुक्म आका? कोई खास बात नहीं, तुम अपना सफर जारी रखो। मैं सिर्फ तुम्हारी दी हुई कुव्वत आजमा रहा था। मुमकिन है कि आइंदा भी मैं किसी वक्त तुम्हें और रजिया को देखना पसंद करूं, इसलिए तुम मुझसे उसी वक्त मुखातिब होना जब मैं चाहूं। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि रजिया से मैं नहीं बल्कि तुम मुखातिब हो, दूसरी अहम बात यह कि रजिया तुम्हारे और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू ना सुन सके। लेकिन अगर किसी वक्त रजिया की मौजूदगी में मुझे ये जरूरत पेश ना आई कि तुम्हें मुखातिब करूं तो तुम मुझे किस तरह जवाब दोगे? आप कतई मुतमईन रहें, रजिया सिर्फ वही सुन सकेगी जो उसे मैं सुनाना चाहूंगा। मेरे और आपके दरमियान होने वाली बात वो ना सुन सकेगी। दूसरी बात यह कि मैंने अब तक रजिया के साथ बहुत मोहतात रवैया रखा है और उसे शुबा नहीं होने दिया कि मैं और आप दो अलग अलग वजूद हैं। अब तुम अपना सफर शुरू कर सकते हो, मैंने हमजाद से कहा। उसी लम्हे वो बड़ी तेजी से फिजा में तैरता हुआ एक तरफ निकल गया। अब मैं पूरी तरह मुतमईन था। हमजाद की दी हुई हैरत अंगेज कुव्वत भी आजमा चुका था। उसके बाद जो वाकयात पेश आए वो मैं कभी ना जान सकता अगर मेरे पास ये हैरत अंगेज ताकत ना होती। मैं जब भी आंखें बंद करके किसी भी जगह का तस्वुर करता वो जगह मेरे सामने आ जाती, फासले खत्म हो जाते, इतने कि मैं सब कुछ सुन सकता, देख सकता। और मैंने जो कुछ देखा और सुना वो इतना अजीब है कि अगर ये सब कुछ मेरे साथ ना गुजरा होता तो मैं कभी इस पर यकीन ना करता। तस्वुर की कुव्वत ने मुझे फिर बधाइयों पहुंचा दिया। रजिया अपने घर के बावर्ची खाने में बर्तन मांजते मांजते एकदम चौंक पड़ी। तुम मेरी आवाज सुन रही हो रजिया? हमजाद ने कहा।
रजिया का चेहरा एक लम्हे के लिए मुतगैर हुआ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोली, अब तुम दिन में भी आने लगे हो? क्यों, क्या तुम्हें उस वक्त मेरा आना अच्छा नहीं लगा? हमजाद ने कहा। नहीं, ये बात नहीं। रजिया जल्दी से संभल कर बोली, तुम रात को आते थे ना? उसी लम्हे बावर्ची खाने के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अरे ये तू किससे बातें कर रही है? घंटा भर हो गया, अभी तुझसे जरा से बर्तन नहीं धुले? ये रजिया की माँ की आवाज थी। धो तो रही हूँ अम्मी, आखिर बर्तन भी तो ढेर सारे हैं। रजिया ने फौरन जवाब दिया। मैंने अंदाजा लगाया कि जरीना अपनी बेटी से सख्त बेजार है। मुझे इसकी आवाज फिर सुनाई दी, जल्दी से बर्तन धो ले, वो हरामी पिल्ला रो रो कर सारे घर को सर पर उठाए है, मुझसे नहीं बहलता। जरीना का इशारा रजिया के बच्चे या मेरे बेटे की तरफ था। हरामी पिल्ला, मेरी अपनी औलाद, मेरा अपना खून हरामी पिल्ला। मुझे जरीना का लहजा नागवार गुजरा, लेकिन इसमें जरीना का क्या कसूर, रजिया का गुनाह? वो जिन हालात का शिकार हो गई थी खुद भी उससे बेखबर थी। मगर उस जमाने में किसी कुंवारी लड़की का मां बनना इतना बड़ा गुनाह था, उस जमाने में के तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। रजिया भी एक मौजूद घराने की फर्द थी। यही क्या कम था कि उसके माँ बाप ने उसका गला नहीं घोंट दिया था, उसे घर से नहीं निकाल दिया था। शायद उसकी वजह यह हुई कि बदायूं में उस वक्त सिर्फ यही घर ऐसा नहीं था जिस पर कोई कुंवारी लड़की मां बन गई हो। उसके अलावा भी कई घर मौजूद खानदान थे जिनकी बेटियां मेरी हवस का निशाना बन चुकी थी। लोगों को यकीन था कि इन पुरस्रार और अजीब हालात में उनकी बेटियों का कोई कसूर नहीं, मगर ये सब कुछ जानते और समझते हुए भी अपनी तहजीब के इन रिश्तों को किस तरह जुटला देते जो उनके खून में शामिल थे। हालात कुछ भी कर रहे हों, लेकिन इससे बड़ा गुनाह उनकी नज़र में कोई और नहीं था। हालात कुछ भी हो कि कुंवारी लड़की मां बन जाए, इसलिए लड़कियों के वालिदैन ना चाहते हुए भी अपनी लड़कियों के साथ सख्त रवैया रखने पर मजबूर थे। उन्हीं में से एक रजिया थी जिसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। शायद उसे भी अपनी मां का लहजा नागवार गुजरा था। जरीना वापस जा चुकी थी। बावर्ची खाने में उस वक्त हमजाद और रजिया तनहा थे। मेरा जहन उस वक्त मासूम वजूद में उलझा था जिसके बाप का नाम कोई नहीं जानता था, रजिया भी नहीं। और ये बात कितनी अजीब थी कि एक माँ भी अपने बेटे के बाप से नावाकिफ थी। मैंने तो रजिया को कुछ और ही बताया था, एक मन घड़त कहानी जिस पर आज की लड़कियां शायद यकीन न करती, मगर वो दौर और था। अब उसे 120 साल पहले का दौर, इस वक्त लड़कियां बहुत भोली होती थी। रजिया की हालत पर रहम के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। उस वक्त एक अजीब एहसास जागा, एक ऐसा एहसास जिसने उससे पहले कभी मेरे जहन को नहीं छुआ था। वो बच्चा मेरा है, मेरा अपना खून। वो इस वक्त रजिया के बिस्तर पर पड़ा रो रहा है और जरीना पास पड़ी हुई चौकी पर बैठी छालियां कुतरने में मसरूफ थी। काश मैं अपने बच्चे को एक बार, सिर्फ एक बार गोद में उठाकर प्यार कर सकता, उसे सीने से लगा सकता। मेरे ख्यालों की रो बहक गई और वो सारा मंजर मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे उस दिन पहली मर्तबा शिद्दत से अपनी बेबसी का ख्याल आया। आखिर मैं किन अजीबोगरीब हालात से दो चार हूँ और क्यों? मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैं तो बहुत नेक था। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी गुनाह का तसव्वुर नहीं किया था। मैंने कभी एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं की थी। फिर ये सब कैसे हो गया? लेकिन अब ये मेरा सब कुछ सोचना फजूल था। वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। मैंने ये जिंदगी खुद मुंतखब की थी और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ किया, इसमें हालात का भी तो बहुत बड़ा हाथ है। इस ख्याल से मेरे जहन को कुछ सुकून मिला। मुझे खबर है कि जिंदगी से सभी को प्यार है, कोई भी जानते बूझते मरना पसंद नहीं करता। अगर मरते वक्त सभी आदमी को कोई इस बात का यकीन दिला दे कि वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, तो शायद वो इस धोखे में कुछ देर और जी जाए। मेरी मौत और जिंदगी का दारोमदार एक जवान जिस्म था, ख्वाह उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। जब किसी शख्स को ये यकीन हो जाए कि वो मौत से बच सकता है, कोई ऐसी राह मौजूद है, तो वो यकीनन इसी रास्ते का इंतखाब करेगा। हमजाद मुझे बता चुका था कि बगैर जिस्म हासिल किए मेरा वजूद ऐसी राह का इंतखाब नहीं कर सकता। भला इस बेकैफ और बेरंग जिंदगी से क्या हासिल? ये तो मौत से बदतर है। ये खुद गर्ज जरूर है कि आदमी खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों को मौत के घाट उतार दे, मगर यकीन करो कि आदमी ज्यादा खुद गर्ज और कमीना है। और मुझे ये एतराफ़ करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी के लिए वही सब कुछ किया जो एक इंतहाई खुदगर्ज और कमीना शख्स कर सकता है। एक बेकसूर नौजवान के कत्ल पर एक मासूम लड़की को घुसाना जुर्म नहीं तो और क्या है? मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी सच्ची और कड़वी बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे पर नफरत के आसार दिखाई देने लगे हैं। हाँ, मैं इसी काबिल हूँ कि मुझसे नफरत की जाए। नफरत जो दुनिया ने दी, नफरत जो मैंने दुनिया को वापस कर दी। और अब मरते वक्त मैं खुश हूं कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। मैं अपनी सारी मोहब्बतें और नफरतें सर्फ कर चुका हूं। मेरे पास ही अपनी सरगुज़श्त सुनाने के लिए वक्त भी कम है। मौत मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही है। मैं उसके कदमों की धमक सुन रहा हूं। इससे पहले कि वो मुझसे मिले, मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी कहानी सुना दूं, तो सुनो कि ये आवाज तुम फिर कभी ना सुन सकोगे। वो तमाम दिन इसी इस्तराब और इसी बेकली में गुजरा।
वो सवाब की कशमकश ने मेरे वजूद को झिंझोड़ कर रख दिया। तसव्वुर की बेपनाह पुरस्रार कुव्वत ने मुझे फिर हकीकत की दुनिया में धकेल दिया। मैं देख रहा था जिसकी सिर्फ आवाज ही सुन सकती थी। रात हो चुकी थी और रजिया अपने कमरे में दूध पिलाते पिलाते बच्चे को थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी फैली थी। रजिया की मां जरीना अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी। हवेली में दूर दूर तक सन्नाटा फैल गया था। तुमने देखी मेरी जिंदगी, मैं कितने अजाबों में सफर कर रही हूँ, रजिया ने कहा। हाँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। तुम बहुत सब्र वाली लड़की हो। तुमने वाकई गैर मामूली बर्दाश्त का सबूत दिया और मैं जानता हूँ कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने तुम्हें इस जहन्नुम में धकेला है, मगर यकीन करो रजिया, मैं ही तुम्हें इस जहन्नुम से निकालूंगा। अभी हमजाद उससे कह रहा था तुम जल्द हमेशा हमेशा के लिए इन अजाबों से छूट जाओगी। बस जरा सब्र और हिम्मत की बात है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने मेरी मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन यह तुम्हें कुर्बानी महंगी नहीं पड़ेगी। अचानक रजिया को कुछ ख्याल आया और उसने हमजाद की बात काट कर पूछा, सुबह अब्बू जान कह रहे थे कि शेख करामत का सर लोगों ने आसमान पर उड़ता हुआ देखा। मैं ये बात तो तुमसे पूछना ही भूल गई कि ये क्या मामला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त तो तुम्हें मेरे पास से गए थे। शायद तुम्हारे इल्म में हो कि शेख करामत का कत्ल कितने पुरस्रार तरीके से किया गया था। उसके बारे में सुना होगा। उसका सर भी न जाने किस तरह लाश से गायब हो गया। पुलिस को तलाश करने के बावजूद उसका सिरा न मिल सका और ना ही कातिलों का कुछ सुराग मिला। ये तमाम बातें मुझे अपने पुरस्रार कुव्वतों से मालूम हुई हैं। मैं तुमसे खुद इस मसले पर बात करने वाला था। दरअसल लोग अभी तक इस खौफनाक वाक़े को नहीं भूले हैं। आज सुबह जो सर लोगों ने फिजाओं में उड़ता देखा वो खुद मेरा सर था, जिस पर उन्हें शेख करामत का धोखा हुआ, इसलिए कि उसके जिस्म से सर गायब था। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसलिए अब मैंने दुनिया की नजरों से ओझल होकर अपना सर छुपा लिया है। अब कोई मेरा कटा हुआ सर नहीं देखेगा, यहाँ के तुम भी नहीं, और मेरी आवाज भी सिर्फ तुम सुनोगी और कोई नहीं। ये सारे इंतजाम मैंने तुम्हारी और अपनी हिफाजत के लिए किए हैं। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी दुनिया के एक फानी शख्स का सर किस तरह फिजा में उड़ सकता है, और वो भी उस वक्त जब उसे मरे हुए अरसा हो चुका है, हमजाद ने रजिया को समझाया। रजिया के चेहरे पर हमजाद की बातें सुनकर इत्मीनान नजर आया। वो बोली, तुम ठीक कहते हो, लोगों को यकीनन तुम्हारे सर पर शेख करामत का धोखा हुआ है। उस रात देर तक हमजाद और रजिया को हमवार करता रहा। मैंने जब देखा कि रजिया अब सोने की तैयारी कर रही है तो हमजाद को मुखातिब किया। मैंने तुम्हारी और रजिया की सारी गुफ्तगू सुन ली है, अब मुझे इत्मीनान है, लेकिन असल मसला अभी भी बाकी है। वो क्या? हमजाद ने पूछा। वो ये कि रजिया और अख्तर को किस तरह करीब किया जाए। जब तक ये दोनों करीब नहीं आएंगे हमारा मकसद हल नहीं होगा। ये मसला बहरहाल है, इसलिए कि मेरी मालूमात के मुताबिक अख्तर के वालिदैन ने उस पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो रजिया के घर नहीं जाएगा। ये बात उस वक्त की है जब रजिया ने आपके बच्चे को जन्म दिया था। दोनों खानदानों में इस मसले पर कशीदगी है। यहाँ तक कि रजिया की माँ जरीना का आना जाना भी अपने भाई के घर खत्म हो चुका है और ये रिश्ता बचपन से तय था। दरमियान में ये तमाम हंगामा होने के सबब सारा मामला बिगड़ गया। खैर, कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। हमजाद के चेहरे पर मुझे फिक्र के आसार नजर आए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी तरह रजिया को इस बात पर आमादा करो कि वो कोई रास्ता निकाले। जब वो अख्तर के कत्ल पर तैयार हो गई है तो यकीनन उसके जहन में कोई ऐसी सूरत होगी कि वो अख्तर से मिल सके। इन हालात में तो यही मुमकिन है। हमें बहरहाल रजिया पर ही भरोसा करना पड़ेगा, वरना और कोई तदबीर फिलहाल समझ में नहीं आती। उस वक्त तो रजिया सो चुकी है। मैं अब सुबह उससे इस मसले पर बात करूंगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। हमजाद ने मुझे यकीन दिलाया। दूसरे दिन हमजाद ने रजिया से इस मसले पर बात की। रजिया ने कहा, मेरा दिल तो इस पर आमादा नहीं कि मैं अख्तर से एक मरतबा फिर अहदो पैमान कर लूं, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं आज ही कोशिश करूंगी कि उससे मिल लूं। मगर ये कैसे मुमकिन है रजिया? मेरे इल्म में तो यह है कि तुम लोगों का वहां आना जाना बंद है। हमजाद बोला, मैंने उसे जरूर भुला दिया है, मगर वो मुझे नहीं भुलाया। रजिया की आवाज में एक अजीब सा दुख था। मैं उसका दुख महसूस करके कांप गया। क्या रजिया के पांव डगमगा जाएंगे? क्या उसके दिल में अब भी अख्तर की मोहब्बत जिंदा है? अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हुआ तो गलत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे लिए खतरनाक है। रजिया को मुझसे मोहब्बत है या अख्तर से? जिस बात को मैंने महसूस किया तकरीबन वही बात हमजाद ने महसूस की। हमजाद ने रजिया से कहा, रजिया, मुझे तुम्हारे लहजे के दुख ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ये जुमला सुनकर इतनी देर खामोश रहा। क्या तुम्हारे दिल में अब भी अख्तर की मोहब्बत की कोई चिंगारी रोशन है? ये मैं तंज नहीं कर रहा। मेरा इससे ये मतलब है कि मैं तुम्हारी राह में दीवार बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। ये लम्हा मेरे लिए बहुत सबर आजमा था, इसलिए कि रज़विया के जवाब पर मेरी आइंदा जिंदगी का निसार था। मैं दम साधे सब कुछ सुनता रहा और देखता रहा, हर चंद के मैं उस वक्त रजिया और हमजाद से मीलों दूर एक उजाड़ खानकाह में था, मगर मेरे सामने सब कुछ इस तरह जैसे कोई फिल्म चल रही हो
और मैं फिल्म देख रहा हूँ। हालांकि उस जमाने में फिल्म का तस्वुर भी नहीं था, मगर आज के ज़माने ये बात समझना कुछ ऐसा दुश्वार नहीं। फ़र्क सिर्फ ये था कि लोग फिल्म के किरदारों से बात नहीं कर सकते और मैं हमजाद से बात भी कर सकता था। ये बात मैंने तुम्हें इतनी तफसील से इसलिए समझाई कि तुम मेरी कहानी सुनकर उलझन का शिकार ना हो जाओ। यूँ समझ लो कि मैं रज़िया और हमजाद के पास एक तरह से मौजूद भी था और नहीं भी मौजूद, इस तरह के मैं जब भी चाहता हमजाद से हमकलाम हो सकता था, और गायब इस तरह के मादी तौर पर मैं उससे मिलों दूर था। लेकिन इतने फासले के बावजूद भी मैं उसका लम्स महसूस कर रहा था। उस दिन भी जब हमजाद ने रज़िया से वो सवाल किया जिसने मुझे बेचैन कर दिया, मैं हमजाद के उतना करीब था जितने तुम मुझसे हो। इसलिए जब हमजाद की नज़रें मुझसे टकराईं तो वो कुछ और फिक्रमंद हो गया। उसे एहसास था कि मुझ पर उस वक्त क्या गुजर रही थी। रज़िया हमजाद की बात सुनकर कुछ देर खामोश रही, फिर ठंडी सांस भरकर बोली, तुमने मुझे गलत समझा, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मर्द की फितरत में शक करना शामिल है। मेरा मतलब इस जुमले से कुछ और था। मैं तुम्हें कुछ और बताने वाली थी जिसे तुमने सुनने से पहले ही मुझ पर शक का इजहार कर दिया। मगर नहीं, ये बात हरगिज नहीं, हमजाद ने जल्दी से कहा। बल्कि बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। उदासी तो मेरा मुकद्दर बन चुकी, रज़िया बोली, और मैं तुम्हारा मुकद्दर बदलना चाहता हूँ, हमजाद ने कहा। कौन जाने क्या हो, बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें ज़रूर बता देना चाहती हूँ। औरत एक मर्तबा खुद को किसी की बाहों के सुपुर्द कर देती है तो फिर वो नहीं बदलती। औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी इस्मत है, इस्मत जिसे मैं तुम्हारे सुपुर्द कर चुकी हूँ। अब मैं किसी और की नहीं हो सकती, चाहूँ भी तो नहीं। काश तुम मेरे अंदर झांकने की कोशिश की होती, फिर मुमकिन था कि तुम मुझसे ये सवाल ना करते। रज़िया, अगर मेरी इस बात से तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा है, मुझे तुम पर एतमाद है, और इसे एतमाद और भरोसे पर मैंने तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगी है। तलखियों को भूल जाओ और बस इतना याद रखो कि बहुत जल्द हम एक नई दुनिया के सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। वो दुनिया हमारी अपनी होगी, मोहब्बत की दुनिया, मुसर्रतों और हसीन ख्वाबों की दुनिया, जहां मौत नहीं, जिंदगी ही जिंदगी है। मैंने देखा कि हमजाद की बातें रज़िया के दिल पर असर कर रही हैं। उसकी आंखों में चमक लौट आई है जो भी कुछ देर पहले गायब हो गई थी। वो बोली, कितने हसीन हैं ये ख्वाब, ये ख्वाब हकीकत भी बन सकते हैं बशर्ते तुम हिम्मत से काम लो। हाँ, मैं तुमसे वादा कर चुकी हूँ और तुम देखोगे कि तुम्हारी रज़िया तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। रज़िया ने कहा। फिर कुछ लम्हे के लिए वो खामोश हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अख्तर को ज़रूर भुला दिया, मगर वो मुझे नहीं भूला। उसका सबूत तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम हवेली के पिछवाड़े में हमारे बाग तो देख ही चुके हो। हाँ, मैंने देखा है, हमजाद ने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत है ये बाग, बराबर वाली हवेली तक फैला हुआ है। तुम जानते हो बराबर वाली हवेली में कौन रहता है? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, तुम ठीक सोच रही हो। हमजाद ने रज़िया की हाँ में हाँ मिलाई। हवेली में रहते हैं हमारे मामू। घर आने जाने के लिए मामू ने अख्तर पर पाबंदी लगा रखी है। इस बात को तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में शायद कोई भी दिन नहीं गुजरा कि अख्तर ने मुझे और मैंने अख्तर को ना देखा हो। वो रोज़ शाम को बाग में आता है और घंटों इस बात का मुंतज़िर रहता है कि मैं उसे खिड़की में कब नजर आऊंगी। इस बात से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। वो टिकटिकी बांधे खिड़की की तरफ देखता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं उसे देखकर खिड़की बंद कर देती हूँ। वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब पहली मर्तबा मैंने ऐसा किया था। मुझे इतना याद है कि फासले के बावजूद मैंने उसके रुखसारों पर आंसू बहते देखे, लेकिन मैं उसे भूलना चाहती हूँ और मैंने भुला दिया। मगर अब भी हर शाम उसी तरह पाबंदी से बाग में आता है। कभी कभी तो ये होता है कि मैं जानते बूझते खिड़की की तरफ जाने से गुरेज करती हूँ। रज़िया की बातें सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे अंदर छुपा हुआ इंसान जाग उठा। ये तुम क्या कर रहे हो? एक मासूम और बेगुनाह मोहब्बत का गला घोंटने चले हो। तुम्हें दुख महसूस नहीं होता? लेकिन मैंने अपने अंदर छुपे हुए इंसान को आवाज़ को ये कहकर दबा दिया कि मुझे ज़िंदगी चाहिए। जिस तरह का दूसरों को जीने का हक है मुझे भी है, और मेरे अंदर का इंसान खामोश हो गया। उसी शाम मैंने देखा रज़िया अपनी हवेली की खिड़की में खड़ी हुई अख्तर को कुछ इशारा कर रही थी। ये लड़की कौन है? ये रज़िया तो नहीं हो सकती। मैं सोच रहा था कि क्या इंसान इतनी जल्दी बदल जाता है? क्या मोहब्बत में इतना बड़ा धोखा भी दिया जा सकता है? ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ फरेब है। औरत का ये रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे उस वक्त रज़िया बिल्कुल बदली हुई नजर आई, ये कुछ जानते हुए कि वो सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक कर रही है। मेरी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अख्तर को फरेब दे रही है। मुझे रज़िया का अमल ना मालूम क्यों अच्छा नहीं लगा। न जाने उस वक्त उसके चेहरे से वो भोलपन और मासूमियत कहाँ गायब हो गई जिस पर मैं जान छिड़कता था। मुझे रज़िया फरेबी और अयार लड़की नजर आ रही थी, मेरी ही तरह खुदगर्ज और काबिल नफरत। वो 2 दिन भी ना गुजरे थे कि रज़िया की हवेली का बाग अख्तर की गर्म सांसों से महकने लगा। रज़िया अब अपनी हवेली के पिछले दरवाजे से रात के निकलती
और अख्तर की बाहों में सिमट जाती। कितना फरेब था इन जुमलों में, कितना जहर छुपा था इन लफ्जों में जो सरगोशियां बनकर हवा के दोष पर बिखर जाते थे। अख्तर, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। भूल जाओ जो कुछ हुआ, सब भूल जाओ। मैं भी भूल जाना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी आगोश में आकर खुद को भी भूलना चाहती हूँ। तुम तो जानते ही हो जो कुछ हुआ उसमें मैं बेकसूर हूँ। मेरी खता अगर है तो सिर्फ ये कि मैं जिंदगी से मायूस हो गई थी। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी, मगर इस अरसे में मैंने तुम्हारे इश्क की सच्चाई को परख लिया है। तुम सच्चे हो, तुम्हारा इश्क सच्चा है। अब हमने एक दूसरे को समझ लिया है, हमने एक दूसरे को पा लिया है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बोलो अख्तर, क्या सारी दुनिया की तरह तुम भी मुझे ठुकरा दोगे? अपनी आने वाली मौत से बेखबर मासूम अख्तर इन जहर भरे जुमलों का जवाब हाँफती हुई आवाज में देता, तुम जैसी हो, जो कुछ हो, मेरी हो, हमेशा से और हमेशा के लिए। अहदो पैमा के ये सिलसिले तवील से तवील होते जाते थे और जब रात अपना सफर खत्म करने लगी तो वो दोनों किसी ताज़ा मोहब्बत की खुशबू से सरे शार एक दूसरे से जुदा हो जाते। कभी कभी तो मुझे शक गुजरता कि रजिया वाकई अख्तर के करीब की गर्मी से पिघल गई है, इसलिए कि मुझे झूठे और सच्चे लहजों की उस वक्त इतनी तमीज नहीं थी जितनी अब है। एक ही हफ्ते में रजिया ने अख्तर को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। उस दौरान रजिया की मां जरीना को भी रजिया पर शक होने लगा और जब एक रात उसने अपने शक को यकीन में बदल लिया तो इसके बजाय कि वो रजिया पर गुस्सा करती, उसके चेहरे पर एक सुकून और इत्मीनान नजर आने लगा। आखिर एक दिन उसने दबे दबे लफ्जों में रजिया से पूछ ही लिया, क्यों रही, अगर मैं बड़े भैया से तेरे लिए बात करूं तो अब तुझे कोई एतराज तो ना होगा? रजिया ने खामोशी से सर झुका लिया। उसके बाद बात कुछ और आगे बढ़ी। जरीना ने अपने शौहर मिर्जा कदीर बेग से बात की और ढके छुपे लफ्जों में यह बता दिया कि लड़का और लड़की दोनों राजी हैं। अब मसला सिर्फ अख्तर के बाप जमशेद अली का था, वो इस रिश्ते पर तैयार होते हैं या नहीं। इस खदशे का इजहार कदीर बेग ने अपनी बेगम से भी किया। जरीना ने जवाब दिया, अख्तर मेरी मांग है, बचपन से ये रिश्ता तय था, बड़े भैया मना किस तरह कर सकते हैं? वो तो रजिया की वजह से मैं चुप रही, क्योंकि वह पहले तो शादी के नाम से ही बिदकती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अच्छा है अगर घर की इज्जत घर में रह जाए, और फिर कोई हमारी रजिया के साथ ये वाकया नहीं हुआ। दूसरे घरों की बेटियों की इज्जतें भी कौन सी महफूज रह गई थी, इसमें बेचारी लड़कियों का क्या कसूर है? कदीर बेग ने भी सर हिलाया और कुछ सोचने लगे। अब अपना ये सोचना छोड़ो, मैं तो जाके अपने भाई से बात कर लेती हूँ। आखिर तुम्हारे भी बड़े हैं, तुम भी उनसे माफी मांग लोगे तो कौन सा इज्जत चली जाएगी? सारी जिंदगी का मामला है, कब तक लड़की को घर में बिठाए रखेंगे? फिर कोई दूसरा लड़का मिलना भी मुश्किल है। आखिर कौन कबूल करेगा ऐसी लड़की को जिसके पास एक बच्चा भी हो? तुम ठीक कहती हो, मैं भाई से आपसे माफी मांग लूंगा। हालांकि पहल उनकी तरफ से हुई थी, उन्होंने ही हमारा घर आना जाना बंद कर दिया था और अख्तर पर भी पाबंदी लगा दी थी। तुम ये तो सोचते हो, मगर ये नहीं सोचते कि इस जमाने में हालत क्या थी। तमाम में हर जगह थू थू हो रही थी। रजिया का लड़का हुआ था, आखिर इनकी भी तो बदनामी थी कि नहीं? जरीना ने कहा, हाँ ये बात तो है। अब मामला खासा पक चुका था। हमराज की भी यही राय थी कि जल्दी से जल्दी वो सब कुछ हो जाना चाहिए जिसके लिए ये सब बखेड़ा तैयार किया गया था, क्योंकि अख्तर और रजिया की शादी से ना तो मुझे दिलचस्पी थी और ना खुद रजिया को। हमारा मकसद तो अख्तर को एतमाद में लेना था और वो मकसद बड़ी हद तक पूरा हो चुका था। इससे पहले कि रजिया के वालिदैन आगे बात बढ़ाएं और दोबारा मामला तय पा जाएं, हमजाद ने मुझे अपना काम कर गुजरना था। शादी होना तो खैर दूसरी बात है, मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि रजिया की शादी की बात तय हो, इसलिए कि इस सूरत में रजिया और अख्तर का मिलना बंद हो जाता। हमजाद भी नई से नई सोचता था। जिस जमाने में रजिया और अख्तर की मुलाकातें जारी थी, उसने रजिया के या मेरे बेटे के लिए वो इलाज भी तजवीज़ कर दिया कि सारी रात बड़ी सुकून से गुजर जाती और वो एक मरतबा भी ना उठता, रात भर अफीम के नशे में पड़ा रहता। ये तरकीब उसने इसलिए निकाली थी कि रजिया सुकून के साथ अख्तर को वक्त दे सके। आज भी उसने रजिया को अफीम की गोली देते हुए कहा, ये नन्हे को खिला दो, अख्तर के आने का वक्त हो रहा है। रजिया ने बच्चे को गोद में उठाया और कड़वी गोली उसके मुंह में रखकर उसे दूध पिलाने बैठ गई ताकि उसे तलखी कुछ कम महसूस हो। बच्चा कुछ देर में सो गया। आज रात अख्तर के पास जाने से पहले हमजाद ने रजिया से कहा, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आ गया है जब तुम्हें अपनी मोहब्बत और हिम्मत दोनों का सबूत देना है। मैं समझी नहीं, रजिया ने आवाज की तरफ देखकर कहा, मैं तुमसे बात छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। उसके बाद हमजाद ने जरीना और कदीर बेग के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू से बता दी। ये बात किसी हद तक मेरे इल्म में थी, इसलिए उसने भी ढके छुपे लफ्जों में मेरी रजामंदी चाही, मगर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और जवाब भी क्या देती। रजिया बोली, तुमने जवाब ना देकर अच्छा ही किया,
तुम्हारा इकरार या इनकार दोनों ही मुसीबत होते। अब तो बात गोलमोल है, मगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी अम्मी अब इस बात से आगाह हो चुकी है कि तुम अख्तर से मिलती हो। वो एक रात तुम्हें और अख्तर को बाग में छुप कर देख चुकी है। हमजाद ने रजिया को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। रजिया ये सुनकर उछल पड़ी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने से फायदा भी क्या था? वो इस बात से खुश हैं कि उनके सरों से एक बोझ उतर जाएगा, और तुम वैसे भी अख्तर से मंसूब हो। आखिर इसमें हर्ज ही क्या था? शायद यही सब कुछ सोचकर उन्होंने तुम्हें आजाद छोड़ दिया कि तुम्हें और अख्तर को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब होने का मौका दिया जाए। लेकिन अब रजिया कुछ कहते कहते रुक गई, क्योंकि उस वक्त खिड़की के पास एक साया लहराया। वो आ गया था। रजिया ने सरगोशी की और जल्दी से उठकर दबे पांव कमरे से निकल गई। रजिया आखिर अब क्या चाहती है? अब अगर देर हुई तो मामला बिगड़ने का खतरा है। मैंने हमजाद से कहा, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है, आज इससे यही बात करने वाला था। आज दिन में ही जरीना अपने भाई जमशेद अली से मिलकर आई है। जरीना की मिन्नत समाजत पर वो कुछ नीम राजी हो गए हैं, इसलिए बेहतर सूरत यही है कि वो एक दिन में रजिया के हाथों अख्तर का कत्ल हो जाए, वरना ये रातें फिर कभी लौटकर नहीं आएंगी। अभी मेरे लिए और बहुत से मसले हैं जिनसे कबल अज़ वक्त मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। मैंने पूछा, वो क्या? अख्तर के कत्ल के बाद मामला फौरन निमट नहीं जाएगा। हमजाद ने कुछ सोचते हुए कहा, यानी क्या? मैं समझा नहीं। आपके सर के साथ उसका जिस्म जोड़ने के बाद आपको पूरी तरह हवास में आने के लिए कम से कम 21 दिन लगेंगे, और ये 21 दिन आपके लिए और खुद मेरे लिए भी बड़े सब्र आजमा और अजाबनाक होंगे। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। उन 21 दिनों में मैं भी पूरी तरह मुअत्तल होकर रह जाऊंगा। मुझे आपकी और अपनी तकमील के लिए ये दिन दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुप कर गुजारने होंगे। साथ साथ अपनी हिफाजत का पहले ही से इंतजाम करना पड़ेगा ताकि कोई हमें नुकसान न पहुंचा सके। हमजाद की बातें सुनकर मुझे खौफ आने लगा। आखिर ये 21 दिन किस तरह गुजरेंगे? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी तमाम ताकतें सल्ब हो जाएंगी? तकरीबन, हमजाद ने कहा। मेरे लिए जरूरी होगा कि नए जिस्म से राब्ता पैदा करूं। इसमें बेइंतहा तकलीफ का सामना भी करना होगा, और आपको भी हम दोनों में से कहीं भी आने जाने के काबिल नहीं रहेगा। क्या मुझसे ये कुव्वत भी छीन ली जाएगी जो इस वक्त मुझे हासिल है? मेरी मुराद तसव्वुर की ताकत से है, जिससे मैं तुम्हें देख सकता हूं या बात कर सकता हूं। मैंने घबराकर हमजाद से पूछा, नहीं, सिर्फ यही कुव्वत मुझ में और आपके दरमियान रहेगी। बाकी तमाम ताकतें 21 दिन के अरसे में मफलूज हो जाएंगी। हमजाद ने जवाब दिया, तुमने मुझे बताया था कि अख्तर के कत्ल होते ही तुम उसके जिस्म के साथ मेरा सर जोड़ दोगे, लेकिन अगर अख्तर को हवेली के बाग में कत्ल किया गया तो हर हाल में 21 दिन वहीं गुजारने होंगे, और ये मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक होगा। वहां तो हम हर तरह से महफूज नहीं होंगे। होगा ये कि मैं अख्तर के जिस्म के साथ आपका सर जोड़ते ही आपको फौरन खानकाह में पनाह ले लूंगा। फिर 21 दिन तक हम इसी खानकाह में रहेंगे, हमजाद ने बताया। और रजिया का क्या होगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालात क्या रुख इख्तियार करें। इस इम्तिहान में नामालूम क्यों कभी मुझे ख्याल आता है कि कहीं रजिया हमारे साथ धोखा न कर रही हो। तुमने कभी अख्तर और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी है? मैंने हमजाद से पूछा। कई बार सुनी है, मगर जहां तक मेरा इल्म बताता है वो आपके साथ मुखलिस है, और ये सब कुछ वो आपके लिए ही कर रही है, वरना यह भी मुमकिन था कि अख्तर के कत्ल पर तैयार ना होती। हमजाद ने कहा, तुम्हारे इल्म पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं खुद भी ये नहीं समझ सकता मेरे जहन में ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं। जब मैं उसे अख्तर के साथ देखता हूं तो मुझे बदली बदली लगती है, जैसे वो रजिया ना हो, कोई और ही लड़की हो। फिर ये कि जो लड़की एक मर्द से बेवफाई कर सकती है, उससे झूठी मोहब्बत जता सकती है, वो किसी दूसरे के साथ किस तरह वफादार हो सकती है। आपका ये सब कुछ कहना बजा है, मगर आप ही ने उसे मजबूर किया। वो आप ही के बच्चे की माँ है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे नापसंद करते हैं, तो ये कोई मसला नहीं। आप इस बात पर मजबूर तो नहीं, बहरहाल नहीं कि आप भी उसे के वफादार रहें। आप एक खास मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मकसद पूरा हो जाने के बाद आप अपनी मर्जी के मुख्तार हैं। रजिया का चक्कर मेरे साथ कुछ अजीब है। कभी मुझे उस पर तरस आता है, कभी सख्त नफरत महसूस होती है। उसका किरदार मेरे लिए एक अजीब मुहिम्मा बन गया है। तुम खुद सुन लो कि वो इस वक्त अख्तर से क्या बातें कर रही है। कितना अजीब है ये सब। कल जिसे वो मौत के घाट उतारने वाली है, आज उसके गले का हार बनी है। हमजाद से ये कहकर मैंने रजिया के हवेली के बाग का तस्वुर किया, और बहुत जल्द एक जगह वो दोनों मुझे मिल गए। रजिया अख्तर के जानों पर सर रखे नरम जमीन पर लेटी थी। उसके हाथ में गुलाब का फूल था, जिसे कभी कभी वो शौकी से अख्तर के गालों पर मारती। वो उस वक्त अख्तर से कह रही थी, हमारी तुम्हारी मोहब्बतों के राजदार ये गुलाब हैं, ये घने पेड़ों के साए हैं, ये हसीन रातें। और अख्तर ने रजिया की बात काट कर कहा,
और मेरा दोस्त मेरा ख्वार आबिद है। रजिया एकदम उठकर बैठ गई। ये आबिद कौन है? अरे आबिद को भूल गई? हाँ, तुम्हें भूल जाना चाहिए, तुम तो मुझे भूल गई थी, अख्तर ने बुझे बुझे लहजे में कहा। ये आज तुम्हें क्या हो गया? कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? अब इतने दिनों की बात मुझे क्या याद रह जाती? आबिद वही है ना, दुबला पतला सा, तुम्हारा दोस्त, जिसे देखकर मुझे अक्सर हंसी रोकना दोबर हो जाता था और तुम नाराज हो जाते थे। वो तो पहले किसी और शहर चला गया था। हाँ, वही आज रात आया है मेरे पास, ठहरा है मेरे पास। अब वो दुबला पतला नहीं रहा और उसकी शादी हो गई है, अख्तर ने कहा। कल रात उसी के मशवरे पर अमल करके मैंने हिम्मत की और अम्मी जान से साफ साफ कह दिया कि मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं, जो चाहे कहें। मैं अगर शादी करूंगा तो रजिया से, वरना किसी से नहीं। रजिया ने खुश होकर कहा, सच? क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने फिर? कहती क्या, फिलहाल तो चुप हो गई। बहरहाल मैं उन्हें राजी कर ही लूंगा, बस जरा अब्बा जान का मामला है। रजिया बोली, अगर वो ना माने तो? मैं हर कीमत पर तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मैं ये फैसला कर चुका हूं, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े। अब्बा जी को राजी करना तो बहुत छोटी सी बात है। वो बोली, क्या वाकई तुम मुझे इतना चाहते हो कि अपनी जान की बाजी लगा सकते हो? अख्तर जज्बात से बोझल आवाज में बोला, हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ रजिया। मैं उसके बाद उनकी गुफ्तगू सुनने की हिम्मत न कर सका। जो अपनी महबूबा के लिए जान तक देने को तैयार था, इस बात से बेखबर था कि उसका अंजाम यही होने वाला है। वो अपनी मौत से बेखबर बड़े सुकून के साथ आने वाले अच्छे दिनों के ख्वाब देख रहा था। कितना भोला और मासूम नौजवान है, आने वाले दिनों से बेखबर अपनी मौत से खेल रहा है। लेकिन मुझे उस पर रहम क्यों आ रहा है, मैं सोचता रहा और यही सोचते सोचते मुझ पर गनूदगी तारी हो गई। मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि रजिया के बाग में अख्तर की जगह मैं हूँ, अपने पूरे वजूद के साथ, और रजिया मेरे जानों पर उसी तरह सर रखे नरम जमीन पर लेटी है जैसे अख्तर के साथ लेटी थी। फिर अचानक वो उठ बैठी। रफ्ता रफ्ता रजिया का चेहरा खौफनाक हद तक डरावना हो गया और उसके दांत बाहर की तरफ लटक आए और मुंह से लाल बहने लगी। उसके बाद उसने एकदम अपने दांत मेरे नरखड़े में गाड़ दिए। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने घबराकर आंखें खोल दी। आंखें खोलने के बावजूद भी मुझे देर तक ऐसा ही महसूस होता रहा जैसे मैं ख्वाब के आलम में हूँ। आंखें कहती जो कुछ मैं देख रहा हूँ हकीकत है, लेकिन जहन उसे ख्वाब भी समझने पर तैयार था। कुछ देर बाद नींद ने मुझ पर यलगार कर दी और मैं सो गया। दूसरी सुबह आंख खुली तो हमजाद मौजूद नहीं था। मैं अपनी खास कुव्वत को बरूए कार लाया और आज खिलाफे मामूल रजिया की हवेली के बजाय अपनी हवेली का तस्वुर किया। हवेली मेरे सामने थी, मगर नहीं, मुझे ख्याल गुजरा कि ये मेरी हवेली तो नहीं है। कहीं मेरा तस्वुर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। फिर मेरा तस्वुर उस हवेली के एक कमरे, एक एक दलान और एक एक दरीचे से गुजरा। वीरान उजाड़ हवेली, अजीब हैबतनाक कालीनों पर मनोगर्द, दलानों में ढेरों कूड़े के ढेर। हवेली क्या से क्या हो गई। इतने दिन से मैं सोच रहा था और देख रहा था। ये शाम का वक्त था। मेरा तस्वुर अपनी हवेली से भटकता हुआ बदायूं के गली कूचों में आ गया। लोग इसी तरह हैं, सब कुछ वही है, वही चेहरे, वही रास्ते, वही अपने, वही बेगाने। बदला तो सिर्फ मैं। बिछड़ने वालों को लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं। किसी लब पर मेरा जिक्र नहीं, कहीं मेरा चर्चा नहीं। क्या ये सब लोग वही हैं? क्या मैं इतना ही बेवकूफ था, इसी काबिल था कि भुला दिया जाऊं? मेरा तस्वुर न जाने कब तक इन्हीं आशना अजनबी रस्तों से गुजरता और मैं उस वक्त चौंका जब मैंने बिल्कुल सामने रजिया की हवेली देखी। मेरा तस्वुर रजिया तक पहुंचने के लिए बेताब था। वो मेरे सामने थी, शायद अभी कुछ देर पहले नहा चुकी थी। बिल्कुल किसी ताज़ा खिले हुए चमेली के फूलों की तरह लग रही थी। सफ़ेद चंबा और गरारे में उसे मैंने पहली मर्तबा देखा था। काले काले लंबे बाल शानों पर दोनों तरफ बिखरे हुए थे, जिन्हें वो हाथों से झटक रही थी, और उसका बच्चा उस वक्त खिलाफे मामूल किलकारियां मार रहा था। मैं ये कह रही थी कि रजिया के अल्फाज उसके मुंह से निकलते रह गए। उसकी माँ ज़रीना अचानक ही कमरे में दाखिल हुई थी। आते ही बोली, मेरे समझ में नहीं आता कि तू हमेशा अकेले में किससे बातें करती रहती है। या तो तू पागल है या मैंने कई बार तुझे इस तरह बहकी बहकी बातें करते सुना है। रजिया जल्दी से बोली, कुछ भी तो नहीं अम्मी, मैं तो मुन्ने से बातें कर रही थी। आप तो बात का बतंगड़ बना लेती हैं। ये बात नहीं बेटी, पर अब तू पराए घर की होने वाली है। मैं आज बात करके आई हूँ वहां। अगर तूने इस तरह की हरकतें की तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तू वैसे ही बदनाम है। मैं नहीं चाहती लोग तेरे जन्म पर थूकें, मुझे बुरा भला कहें। जरीना की बात सुनकर रजिया के साथ साथ मेरे और हमजाद के कान भी खड़े हो गए, जो इस वक्त कमरे में ही मौजूद था और गालिबन तसव्वुर से वहां पहुंचने से पहले रजिया से बातें कर रहा था, जिसका जवाब रजिया ने देना चाहा होगा कि अचानक उसकी माँ जरीना आ गई और बात बीच में ही अधूरी रह गई। अम्मी क्या बात करके आई हैं आप?
और किससे? रजिया ने पूछा। अरे और किससे बात करके आई हूँ, तेरे मामू को मना कर आई हूँ और आज दोपहर के बाद तो तेरे अब्बा भी मेरे साथ गए थे। देख अब एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले कर देने वाली हूँ। अब अख्तर से मिलना जुलना कतई बंद। और मगर अम्मी मैं तो उनसे कभी मिलती भी। बस बस रहने दे, मैं भी तेरी माँ हूँ, जो कह दिया उस पर अमल करना। देख बेटी इसी में इज्जत है, वकार है। हम लोग कोई अरे गहरे खानदान के तो हैं नहीं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब वो बला तेरे पीछे पड़ गई और अल्लाह वास्ते इतने बदनामी मिल गई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं और भूल जाते हैं, जरीना ने उठते हुए कहा। इधर जरीना कमरे से निकली, इधर मैंने हमजाद को फौरन मुखातिब किया। ये सब क्या हो रहा है? पूरा बना बनाया खेल बिगड़ रहा है। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, इसलिए कि अख्तर की जिंदगी का आज आखिरी दिन है। हमजाद ने कहा। तुम कहाँ चले गए थे? मेरी आवाज सुन रहे हो, जवाब क्यों नहीं देते? ये रजिया की आवाज थी जो मेरे और हमजाद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन नहीं सकती थी। वो समझ रही थी कि शायद हमजाद कहीं जा चुका है। मैंने हमजाद से कहा, पहले तो रजिया से बात कर लो, फिर मैं बात करूंगा। हाँ बोलो क्या बात है, मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। हमजाद ने फिर रजिया को मुखातिब किया। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी? अगर मेरे हाथ कांप गए तो? अख्तर ने मेरे हाथ से खंजर छीन लिया तो क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया? मैंने देखा कि बात करते करते रजिया की सांस फूल गई। वो बुरी तरह खौफजदा मालूम होती थी। हमजाद कहने लगा, मैं तुम्हारे करीब होऊंगा। अगर तुम्हें ये खौफ है कि तुम अचानक उस पर हमला नहीं कर पाओगी तो उसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा। अख्तर मरने से पहले जरा भी कोशिश ना कर सकेगा। तुम उसे फूल तो सुंघा ही सकती हो ना? हमजाद ने कहा। हाँ हाँ फिर? रजिया जल्दी से बोली। बस फिर ठीक है, जब तुम आज रात अख्तर के साथ बाग में जाओगी और वो पूरी तरह बेखबर होगा और मैं देखूंगा कि ये मौका गनीमत है, तो मैं तुमसे कहूंगा कि आप फूल सुंघा दो। तो तुम वाकिफ ही हो कि मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकती हो और कोई नहीं। फूल और खंजर तुम्हारी पिछली खिड़की के दाएं हाथ वाले पत्तों के नीचे छुपे हुए मिल जाएंगे। बस तुम्हें यह ख्याल रखना है कि अख्तर को वहीं ले जाना है। कुछ देर बाद तुम बाग में जाकर वो जगह देखना कि वहां खंजर और फूल किस जगह रखे हैं, ताकि तुम्हें ऐन वक्त पर परेशानी ना हो। वैसे मैं तुम्हारे पास मौजूद रहूंगा। हाँ ये बताओ कि ऐसा तो नहीं कि आज रात वो ना आए? वो जरूर आएगा, जरूर, रजिया ने खोए खोए लहजे में कहा। अच्छा मैं अभी आया। रजिया से यह कहकर हमजाद मुझसे मुखातिब हुआ, कहिए सब कुछ ठीक है ना? शाम इसे समझा रहा हूँ, ये बात पहले से मेरे इल्म में आ चुकी है कि जरीना आज शाम तमाम मामला तय कर आई है, इसलिए मैंने रजिया को आज तैयार कर लिया। दरअसल उसे इस कदर जल्दी की तवक्को नहीं थी। फिर यह कि बहरहाल वो लड़की है, घबराना कुदरती बात है। यही क्या कम है कि इतने पर इसरार और अजीब हालात में वो अपने होशो हवास बरकरार रखे हुए है, वरना कोई और लड़की होती तो अब तक बोल जाती। हाँ ये बात तो है, बस तुम जरा इसकी हिम्मत बनाते रहो। मैंने कहा कुछ देर बाद आपके पास पहुंच रहा हूं ताकि आपको लेकर यहां पहुंच सकूं। हमजाद बोला। हाँ ये तो मैं भूल ही गया कि आज रात तो रजिया की हवेली में मेरी मौजूदगी जरूरी है। ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूं। फिर एक एक लम्हा गिनते गिनते वो वक्त भी आ गया जब एक तवील अरसे के बाद फिजाओं में तैर रहा था। फिजा में तैरने का एक अलग ही लुत्फ है जिसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। हमजाद ने मुझे चंद ही लम्हों में रजिया के बाग में पहुंचा दिया। ये वो बाग था जिसे एक मुद्दत से मैं अपने तसव्वुर की ताकत के बल बोते पर देखता रहा था। मुझे रजिया की हवेली और फिर उसके बाग में पहुंचकर कतई अजनबियत महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बरसों से यहाँ रहता बसता हूँ। मेरा तसव्वुर यहाँ किसी किस्म का खौफ नहीं महसूस कर रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी। हमजाद के कहने के मुताबिक इस वक्त रजिया और अख्तर को बाग के इस जगह होना चाहिए था जिसका इंतखाब हमजाद ने किया था। मेरा सर एक पेड़ की दो शाखों के दरमियान में रख दिया गया। उसी पेड़ के बिल्कुल बराबर वो जगह थी। मैंने अपने समात को इस तरफ मतवज्जो किया और कुछ ही देर में मुझे जुमले साफ सुनाई देने लगे जो उससे पहले धीमे लग रहे थे। रजिया कह रही थी, ये तुमने क्या किया? ख्वामख्वाह कबाब में हड्डी की क्या जरूरत थी कि तुम आज ही उससे मुझे मिलाते और कभी किसी वक्त मुलाकात हो सकती थी। तुम ये अल्फाज आबद के लिए इस्तेमाल कर रही हो, वो आबिद जो तुम्हारी परस्तश की हद तक इज्जत करता है। तुम भी अजीब हो। अरे वो अगर आ जाएगा तुमसे मिल लेगा तो क्या क़यामत आ जाएगी तुम्हें? इससे पहले देखा ही तो है ना तुम्हें। ये भी नहीं कि कोई नई बात है। तुम भी ख्वामख्वाह रूठ जाती हो। ये आवाज़ अख्तर की थी। मेरा दिमाग सनसनाने लगा। अगर दिल होता तो उसकी धड़कन जरूर तेज हो जाती। मुझ पर घबराहट थी। ये धड़का लगा हुआ था कि मैं अख्तर का जिस्म हासिल कर सकूंगा या नहीं। दरअसल मैं रजिया की तरफ से शक में था
वो अख्तर से ऐसे ही वालिहाना अंदाज में मिलती कि उसकी सच्ची उनसियत या मोहब्बत का गुमान होता। उस वक्त मुझे ये फिक्र थी कि रज़िया ऐन उस वक्त पर मुझे धोखा देकर अख्तर से न मिल जाए। वक्त ज़ाया मत करो रज़िया, इसे बातों में मत उलझाओ। हमजाद ने सरगोशी की जिसे मैं और रज़िया ही सुन सकते थे। बस वो आता ही होगा, अख्तर ने रज़िया से कहा। इससे पहले कि वो आ जाए, अख्तर ने रज़िया को अपनी बाहों में समेट लिया। फिक्रा उसने अधूरा ही छोड़ दिया था। ये मंजर मेरे लिए बड़ा सब्र आजमा था। रज़िया को अख्तर की आगोश में देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। आखिर किस बात का इंतजार है, मैंने हमजाद से कहा, और हमजाद ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय रज़िया को मुखातिब किया। रज़िया जल्दी करो वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उसी वक्त रज़िया अख्तर की किसी बात का जवाब दे रही थी। क्या वाकई तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? लेकिन अभी जो तुमने कहा कि आबिद, रज़िया कुछ कहते कहते रुकी। शायद उसका सबब यह था कि उसने हमजाद का फिक्रा सुन लिया था। उसका दायां हाथ आहिस्ता से रेंग गया, दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में फूल था। यह हमारी मोहब्बत की आखिरी यादगार है, रज़िया ने मैंने खेज लहजे में अख्तर से कहा। अख्तर ने कुछ ना समझते हुए रज़िया के हाथों से फूल लेकर कहा, आखिरी यादगार? सूंघ कर देखो कैसी मस्त खुशबू है। रज़िया सच बात कह गई, ये आम गुलाबों से मुख्तलिफ है मगर है खूबसूरत। अख्तर ने यह कहते हुए एक गहरी सांस ली। फूल अब उसकी नाक तक पहुंच चुका था, मगर इसकी खुशबू बहुत अजीब है रज़िया। ये मेरा सर क्यों चकरा रहा है? अरे ये फूल, मुझे क्या हो रहा है? अरे ये मुझे क्या हो रहा? मैं उसके साथ ही रज़िया की तरफ उठे हुए अख्तर के हाथ एक तरफ गिर गए और सर भी ढलक गया। जिस्म उसका बेहिस्सो हरकत पड़ा था और रज़िया खोई खोई सी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या ये मर गया? मैंने हमजाद से पूछा। नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है, मगर अब कभी होश में नहीं आएगा, हमजाद ने जवाब दिया। फिर रज़िया को मुखातिब करके बोला, मेरी रूह सख्त बेचैन है, अब देर ना करो, मैं हलकान हो रहा हूँ। हमजाद की आवाज़ में एक अजीब सी रिक्कत तारी हो गई जिसने रज़िया को चौंका दिया। हाँ, मैं अपना वादा पूरा करूंगी, तुम्हें तुम्हारा जिस्म जरूर मिलेगा, अख्तर का जिस्म। इसके बाद रज़िया का एक हाथ फिर बढ़ा और इस बार उसके हाथ में खंजर था। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अख्तर का कत्ल जरूर करूंगी, मैं अख्तर को कत्ल कर दूंगी। रज़िया पर उस वक्त जुनूनी सी कैफियत तारी थी। अचानक ही करीब कुछ खटक सी हुई, जैसे कोई दबे पांव गुजर रहा हो, मगर उसने उस पर कुछ ध्यान न दिया और ना ही रज़िया ने इस तरफ तवज्जो की। मेरी तमाम तवज्जो उसी तरफ मरकूज थी। रज़िया खंजर हाथ में लिए नामालूम किस बात का इंतजार कर रही थी। मुझे पर यह लम्हे बहुत भारी गुजर रहे थे। न जाने कैसे रज़िया की हिजानी कैफियत खत्म हो गई। मैंने देखा कि अब उसका हाथ कांप रहा था। शिकार सामने और शिकारी बेबस। आखिर रज़िया को क्या हो गया, मैंने सोचा, और हमजाद से बोला कि हमारा सब कुछ किया धरा रह जाएगा, किसी तरह इसे रास्ते पर लाओ। हमजाद ने मेरी बात का जवाब दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप जानते हैं कि वो एक लड़की है और उसकी ये हालत कुदरती तौर पर है। वैसे उसका जज्बाती होना जरूरी है, वरना वो कभी कत्ल न कर पाएगी, और इसके जज्बात को मजीद हैरत अंगेज करना आप ही का काम है। मैंने हमजाद के मशवरे पर फौरन अमल किया और बावाज़े बुलंद रज़िया को मुखातिब किया। रज़िया, इन कीमती लम्हों को ज़ाया ना करो, ये लम्हे फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल करो। दुनिया हमारा इंतजार कर रही है, जहां तुम और मैं अपने बच्चे के हमरा हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, इस जिल्लत और रसवाई की जिंदगी से बहुत दूर। हमें रोकने वाला कोई ना होगा। मैं कहे जा रहा था, मैंने देखा कि रज़िया के चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी बातों का उस पर असर हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? रज़िया ने कहा। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी, मैं अख्तर को कत्ल कर दूंगी। मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल अंधेरा नहीं कर सकती। रज़िया वाकई जज्बाती हो गई। मैंने कहा, तो फिर चलाओ खंजर, किस बात का इंतजार करती हो? अचानक जैसे रज़िया के हाथों में बिजली की सी तेजी आ गई। उसने अख्तर के गले पर तेज खंजर फेर दिया। गरम गरम खून की धार अख्तर के गले से उबल कर रज़िया के कपड़ों से टकराई। रज़िया, रुको मत, रुको मत, मैंने रज़िया से कहा। अख्तर का जिस्म उस वक्त एक मर्तबा जोर से तड़पा और उसके कटे हुए गले से खर खर की आवाजें निकलने लगीं, जैसे बकरे को ज़बह करने के बाद उसके गले से निकलती हैं। अख्तर का आधा गला कट चुका था और उसकी खून की हरी हरी घास को सुर्ख कर रहा था। उसी वक्त करीब से एक साया निकल कर भागा और अंधेरे में न जाने किधर गायब हो गया। ये ऐसा वक्त नहीं था कि मैं उस तरफ तवज्जो देता। मैंने रज़िया को फिर कहा, अब क्या देख रही हो? इसकी गर्दन इसके जिस्म से अलहदा कर दो, वरना काम अधूरा रह जाएगा। मेरे फौरन बाद हमजाद बोला, और हाँ, जरा देख कर चलाना, गर्दन सीधी ही कटे। लेकिन मैंने देखा कि ना तो मेरी ही बात का रज़िया पर कुछ असर हुआ और ना हमजाद के फिक्रे का, और फिर वो हाथ में खंजर लिए उठ खड़ी हुई।
जैसे पत्थर की हो गई हो। रजिया, रजिया, बारी बारी मैंने और हमजाद ने उसे कई बार बुलाया। खुद को संभालो रजिया, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान का वक्त है। एक मर्तबा मैंने जब जोर से उसका नाम लेकर पुकारा तो जैसे उसका सकता टूट गया, मगर एकदम उसके मुंह से चीख निकली जो रात के वक्त और भी तेज महसूस हुई। यकीनन उसकी चीख इतनी ही तेज थी कि आसपास के घरों और हवेलियों तक पहुंची होगी। मेरे औसान खता हो गए, मगर हमजाद हिम्मत न हारा और बराबर रजिया को इस बात पर उकसाता रहा कि वो अख्तर का सर उसके जिस्म से अलग कर दे। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। रजिया का हाथ अब तेजी से अख्तर की गर्दन पर चल रहा था। जैसे ही अख्तर का सर कट गया, हमजाद ने मुझसे कहा, तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन वक्ती तौर पर मुझे उम्मीद है आप बर्दाश्त कर जाएंगे। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर एक झटके से अपनी जगह से उठा और नीचे बढ़ने लगा। रजिया ने जैसे ही मेरा कटा हुआ सर देखा, उसके मुंह से चीख निकली। अब वो पागलों की तरह चीख रही थी, देख लो, मैंने इसे कत्ल कर दिया, मैंने अख्तर को कत्ल कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया। ये कहते कहते वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसी लम्हे एक झटके के साथ मेरा कटा हुआ सर अख्तर की कटी हुई गर्दन से मस हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन की हड्डी पर भरपूर ज़रब लगाई हो। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं हजार कोशिश के बावजूद अपनी चीखों पर काबू न पा सका। उस वक्त मेरी हालत वैसी थी जैसी उस रात जब मुझे कत्ल किया गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे गले पर कोई खंजर चला रहा हो। हमजाद मेरे सामने खड़ा था, उसकी हालत भी तकरीबन वही थी। उसके चेहरे का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो भी सख्त कर्ब और अजियत में मुब्तला है। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए।